हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन फ्लो, सीपीएलडी एंड सम टॉपिक्स अबाउट द एफपीजीए। अगर गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। सो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। ओके, डिज़ाइन फ्लो। डिज़ाइन फ्लो में हम समझेंगे कि सीपीएलडी या फिर अपना जो एफपीजीए टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली हम जो सर्किट इम्प्लीमेंट करने वाले तो वो किस फ्लो में तैयार होगा, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी और एंड कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिज़ाइन फ्लो में। सो डिज़ाइन फ्लो का पहला पार्ट है डिज़ाइन एंट्री। बेसिकली डिज़ाइन एंट्री में क्या होगा कि हम एक डिज़ाइन बना के दे रहे हैं, मतलब समझ लो कि अ, अगर आपने कभी माइक्रोविंड सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा, ठीक है, तो उसमें हम कुछ से भी पीमॉस या एनमॉस बनाते हैं। मतलब बेसिकली हम सर्किट प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को कि हमें कौन से टाइप ऑफ इनपुट चाहिए, क्या चाहिए। मतलब अगर मुझे फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो फ्लिप फ्लॉप के लिए कौन सा टाइप ऑफ ऑपरेशन चाहिए, फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन चाहिए, उसके बाद उसके कितने इनपुट चाहिए, कितने आउटपुट चाहिए। ये जो डिज़ाइन है वो हम स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर को बताएंगे, ठीक है। तो उसके अलग अलग टूल्स रहते हैं। जैसे हो गया स्कीमेटिक एंट्री के लिए मैंने बताया कि माइक्रोविंड सॉफ्टवेयर होता है। अगर एच डी एल कोड आप प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें, तो इस काइंड से आप अपनी डिज़ाइन एंटर कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में कि हमें बेसिकली क्या बनाना है। मतलब काउंटर बनाना है, फ्लिप फ्लॉप बनाना है, एएलयू बनाना है। सो ये हो गया मेरा पहला डिज़ाइन एंट्री। उसके बाद सेकेंड आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन abstract डिज़ाइन इनटू अ करेक्टली इम्प्लीमेंटेड चिप इन टर्म्स ऑफ लॉजिक गेट। मतलब जो मेरा ये यहाँ से तो डिज़ाइन बन गया, अभी मैं उसे लॉजिक गेट्स में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। सिंथेसिस बेसिकली दो टाइप ऑफ काम करता है। जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, मतलब जो मेरा कोड वगैरह है, उसे मैं पहले तो सिंपल लॉजिक गेट्स में एंड और के इसमें कन्वर्ट करूँगा। और जो एंड और का कॉम्बिनेशन बनाया उसे मैं रिड्यूस कर दूंगा लेस अमाउंट ऑफ एंड और के बारे में। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ये मेरा एच डी एल कोड हो गया। मतलब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिज़ाइन एंट्री, ठीक है। उस डिज़ाइन एंट्री को सिंथेसिस प्रोसेस में इस टाइप ऑफ में कन्वर्ट कर देता है सॉफ्टवेयर। मतलब ये सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर देता है कि कितने एंड गेट हो गए। जैसे कि हमने कोड में डाला है कि हमें यहाँ से एक एंड गेट होने, 6 एंड गेट होने, काइंड ऑफ, मतलब 6 एंड गेट के ऑपरेशन होने, ये हमने कोड में डाल दिए। तो पहले तो वो उस कोड को एक लॉजिक गेट में कन्वर्ट कर देगा और उस लॉजिक गेट को और ऑप्टिमाइज कर देगा कि हमें रिक्वायर्ड आउटपुट और कैसे बेहतर तरीके से मिल सकता है, ठीक है। तो ये काम होता है सिंथेसिस का। सिंथेसिस के यूज से बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस इज क्रूशियल फॉर डिजाइनर बिकॉज इट अलाउज टू विजुअलाइज हाउ द डिजाइन विल एक्चुअली appear आफ्टर विजुअलाइजेशन। मतलब जो डिज़ाइन मैं बनाऊंगा हार्डवेयर, तो डिज़ाइन बेसिकली दिखेगी कैसे, वो विजुअलाइज कैसे हो सकती है, ये जो डिज़ाइनर है उसे सिंथेसिस प्रोसेस के बाद ही पता चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। सो ये हो गया मेरा दूसरा सिंथेसिस। उसके बाद आता है मेरा फंक्शनल सिमुलेशन। अभी सिमुलेशन तो आप बेसिकली अगर आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होंगे तो प्रोटिस में हम बेसिकली सिमुलेशन करते हैं। तो सिमुलेशन में क्या होता है कि हमारा जो सर्किट है वो बेसिकली काम कैसे कर पा रहा है, ये हम सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। मतलब अभी तक हार्डवेयर बना नहीं है, सॉफ्टवेयर ही है। सो उसमें ही हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये किस टाइप से काम करेगा। मतलब the functional gate level simulation are carried out to test the design entry tools. The designs are tested by applying the test inputs or outputs are checked as per the specification. मतलब हम उसमें जाली इनपुट दे देंगे कि यार 00 या 01 ऐसे कुछ भी रैंडम एक इनपुट दे देंगे, और हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हम बेसिकली फंक्शनल सिमुलेशन से चेक कर लेंगे। The important role of the simulation is to find the errors in the design before the design is implemented in the targeted device. This simulation carried out the initial stages of the system design. मतलब जो मेरा टारगेट डिवाइस है, मतलब जो मैं बनाने वाला हार्डवेयर, तो वो इम्प्लीमेंट करने से पहले ही मुझे एरर समझ में आ जाते हैं। उसके बाद आता है डिज़ाइन करेक्ट। मतलब सिमुलेशन हो गया,
तो अगर मेरा सिमुलेशन राइट जा रहा है, मतलब मेरी डिज़ाइन करेक्ट है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के पास चला जाएगा। अगर मेरी डिज़ाइन करेक्ट नहीं है तो फिर से उसे डिज़ाइन एंट्री के पास भेज देगा। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन, हार्डवेयर इम्प्लीमेंट कर रहा है, हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना उसने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आ गया टाइमिंग एनालिसिस एंड सिमुलेशन। ये और एक टाइप ऑफ एनालिसिस होता है और उसके बाद उसका सिमुलेशन। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो टाइमिंग रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है या नहीं। मतलब बेसिकली जो भी मेरा डिले है, अगर समझ लो मैं मुझे एक सर्किट है कि उसमें मुझे लगभग 5 से 6 सेकेंड का मिली सेकेंड का या फिर नैनो सेकेंड का डिले चाहिए, लेकिन वो प्रोवाइड कर रहा है मुझे 12 नैनो सेकेंड का। दैट मीन्स एक तो मेरा हार्डवेयर मैंने गलत लगाया, मतलब जो मेरा हार्डवेयर इम्प्लीमेंट हुआ वो गलत हुआ, या फिर मेरे डिज़ाइन में प्रॉब्लम आया कि मैंने मुझे जो टेक्नो रिक्वायरमेंट है उस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं क्रिएट की। तो इसमें हम टाइमिंग एनालिसिस, जो कि मेन पार्ट होता है किसी भी सर्किट का, कि डिले कितना जनरेट कर रहा है, तो उसे चेक करते हैं कि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं। सो अगर वो टाइमिंग रिक्वायरमेंट मीट हो रही है तो उसे प्रोग्रामिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन पे भेजेगा, मतलब सर्किट क्रिएट कर देगा। और अगर नहीं हो रही है तो वो दो जगह पे चेक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंटेशन तक, मतलब सर्किट राइट तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सर्किट राइट तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर देगा। और अगर सर्किट राइट तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है फिर भी मेरी टाइमिंग रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही, तो बेसिकली फिर से डिज़ाइन एंट्री के पास चला जाएगा और बोल देगा कि भाई डिज़ाइनर, तूने जो सर्किट बनाया था वो यूज़फुल नहीं है, कुछ अलग तरीके से ट्राई कर। सो ये होता है बेसिकली अपना डिज़ाइन फ्लो। So our next point is CPLD. CPLD means complex programmable logic device. CPLD are having extended density than SPLD. मतलब इसमें जो अपना SPLD था, मतलब जैसे कि हो गया अपना PROM, PL और PLA, वही सर्किट है, बस ज़्यादा क्वांटिटीज़ में है। मतलब एक मेरा लॉजिक ब्लॉक PLD रहेगा तो वो हो गया मेरा एक SPLD। तो बेसिकली CPLD मतलब बहुत सारे जो अपने PLA PL ये जो भी गेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, और हम उन्हें एक साथ लेके आ रहे हैं। तो ये हो गया मेरा अलग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि होता है अपना CPLD, अपना नीड ऑफ CPLD। तो देखो गाइस, पहला था, सबसे पहला था PROM, जो कि था ऐसा, मतलब ये था PROM, उसके बाद आया PL, उसके बाद आया PLA, उसके बाद डेवलप हुआ था SPLD। ठीक है। सो पहला जो PROM था उसमें क्या प्रॉब्लम था, इन विच इम्प्लीमेंटिंग द सर्किट इन द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स इज डिफिकल्ट। मतलब देख लो, अपना कोई भी सर्किट होगा तो वो सबसे पहले क्या हो रहा है कि एंड गेट यूज हो रहे हैं, उसके बाद और गेट यूज हो रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिलेगा। तो उसके लिए मुझे इनपुट, मतलब जो कैलकुलेशंस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो इस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी पी रॉम में मेरा यही प्रॉब्लम था, क्योंकि इसमें मेरा जो था जो और गेट था वो प्रोग्रामेबल था, लेकिन जो मेरा एंड गेट था वो प्रोग्रामेबल नहीं था। सो इसमें मेरा जो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म था वो अचीव करना डिफिकल्ट हो जा रहा था, मतलब क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा था पी रॉम में। सो दूसरा था अपना PLA। टू ओवरकम द PROM प्रॉब्लम डेवलप द PLA, बट इन PLA both arrays are programmable, so it is expensive to manufacture and has a problem of delay। मतलब PROM का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व आउट करने के लिए हमने PLA टेक्नोलॉजी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन PLA में क्या था कि मेरे जो एंड एरे और एरे ये दोनों प्रोग्रामेबल है, तो उसकी वजह से उसका जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था और डिले का प्रॉब्लम जनरेट हो रहा था। सो ये टेक्नोलॉजी फिर फेल होगी। सो तीसरा है अपना PAL। तो PLA का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के लिए PAL टेक्नोलॉजी बनाई बेसिकली, और ये प्रॉपर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड थी PAL, जिसमें कि अपना जो नेक्स्ट और गेट है वो प्रोग्रामेबल है, सॉरी एंड गेट स्टार्टिंग में ही प्रोग्रामेबल है और गेट प्रोग्रामेबल नहीं है। ठीक है। सो ये प्रॉपर काइंड ऑफ SPLD टेक्नोलॉजी बन गई थी यहाँ पे PL में। फर्दर ऑल ऑफ देम आर ग्रुप टुगेदर एंड कॉल्ड SPLD। So SPLD fulfills engineers requirement as it is low cost and has very high pin to pin speed performance। ये हो गया उसके एडवांटेजेस कि उसकी लो कॉस्ट थी और वेरी हाई पिन टू पिन
स्पीड परफॉर्मेंस था, इसलिए सारे इंजीनियर्स लोग फिर एसपीएलडी पे कन्वर्ट हो गए। मतलब जो भी अपना सीपीयूज थे, जो भी अपने टेक्नोलॉजीज थे, वो सारे के सारे एसपीएलडी यूज करने लग गए। ठीक है, सो क्या हुआ कि एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस द नीड ऑफ हायर कैपेसिटी दैन एसपीएलडी इज जनरेटेड। मतलब जैसे जैसे मेरी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो ये पॉसिबल होने लग गया कि एसपीएलडी से भी ज़्यादा रिक्वायर, मतलब पावरफुल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए। ठीक है, सो द डिफिकल्टी वॉज वी ट्राई टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एसपीएलडी। इन दैट केस इट्स साइज ऑफ प्रोग्रामेबल एरेज ग्रोज क्विकली, सो इट इज़ मेन नीड ऑफ सीपीएलडी। मतलब अभी ये समझ लो, मतलब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एसपीएलडी, मतलब जो अपने साइंटिस्ट थे तो उन्होंने सबसे पहले ट्राई किया कि अपना जो एसपीएलडी है उसे इंक्रीज कर देते। मतलब ये जो मेरे 4 एंड गेट है, तो इसके जगह पे 16 एंड गेट हो जाएंगे। मतलब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो मेरे जो एंड गेट्स का और गेट्स का क्वांटिटी है बेसिकली वो बढ़ जाएगा। सो ये पहला ट्राई किया गया, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आया कि एंड गेट जो थे वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहे थे। मीन्स मुझे अगर 16 का चाहिए तो इतने एंड गेट्स, मतलब जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वैसे वैसे मेरा जो एंड गेट का ये था रिक्वायरमेंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। सो उन्हें पर्टिकुलरली मैपअप करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। सो रैदर देन दैट वी इम्प्लीमेंट मल्टीपल एसपीएलडी ऑन अ सिंगल चिप विच कॉल्ड अ सीपीएलडी टेक्नोलॉजी। तो उसकी जगह पे हमने जो अपने जो ये एसपीएलडी थे जहाँ पे कम काइंड ऑफ गेट्स थे, उसे अलग अलग जगह से रखा एक चिप पे, और उसे इंटरकनेक्ट करके एसपीएल सीपीएलडी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जनरेट की थी। तो ये थी बेसिकली नीड ऑफ सीपीएलडी। सो देखो सीपीएलडी में कैसा होता है। तो ये अपना सीपीएलडी का ब्लॉक डायग्राम। सो इसमें 4 लॉजिक ब्लॉक है जो कि इंटरकनेक्शन मैट्रिक्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट पिन है। सो सीपीएलडी आर्किटेक्चर देखते हैं। तो सीपीएलडी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सर्किट ब्लॉक इन अ सिंगल चिप। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे एसपीएलडी होते हैं जो कि सिंगल चिप में बना देते हैं सीपीएलडी टेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल इन गिवन फिगर 4 लॉजिक ब्लॉक इज प्रेजेंट। सो ये जो फिगर है जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 लॉजिक ब्लॉक प्रेजेंट है, 1 2 3 4। दिस लॉजिक ब्लॉक ऑफ एनी टाइप पीएलए और पीएल। मतलब ये जो लॉजिक ब्लॉक होते हैं वो बेसिकली किसी भी टाइप ऑफ एसपीएलडी हो सकते हैं। मतलब वो पीरॉम हो सकते हैं, पीएलए हो सकते हैं, या पीएल हो सकते हैं। These logic blocks are programmable and interconnect with each other. Using the interconnection matrix, ये सारे के सारे जो लॉजिक ब्लॉक होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोग्रामेबल होते हैं, और इंटरकनेक्शन मैट्रिक्स के थ्रू वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। दिस लॉजिक ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ, ओके, सो अपना ये जो लॉजिक ब्लॉक होता है, ठीक है, सो इस लॉजिक ब्लॉक के अंदर क्या है वो हम अभी देखते हैं। सो द लॉजिक ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट टर्म एरे। प्रोडक्ट टर्म एरे मतलब अपना एंड एरे हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटर मतलब और गेट हो गया, उसके बाद वो कंसिस्ट करेगा एक माइक्रो सेल, और उसके बाद करेगा आईओ सेल्स। ठीक है, सो पहला है अपना प्रोडक्ट टर्म, मतलब जो फॉर एग्जांपल ये थी फिगर जिसमें दिया है कि एक लॉजिक ब्लॉक कंसिस्ट करता है एक प्रोडक्ट टर्म एरे, मतलब पहले एंड गेट सारे के सारे, उसके बाद एक प्रोडक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटर मतलब और गेट्स। यहाँ तक तो अपना एसपीएलडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद बस एक माइक्रो सेल करके एक्स्ट्रा चीज़ ये कंसिस्ट करता है। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल जेनरिक लॉजिक ब्लॉक, मतलब एक लॉजिक ब्लॉक अंदर से ऐसा होता है। सो उसमें भी ये जो मेरा माइक्रो सेल है, ठीक है, मतलब लॉजिक ब्लॉक ऐसा, और उस लॉजिक ब्लॉक की ये जो माइक्रो सेल है वो दिस काइंड ऑफ होती है। तो एक माइक्रो सेल में सबसे पहले होता है एक एंड एरे जो कि सारे के सारे कंबाइन होके आते हैं और को। ठीक है, ये तो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। इस और का आउटपुट जाता है एक्सऑर को। तो समझ लो कि एक्सऑर कैसे काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सऑर का ये ट्रूथ टेबल है, मतलब ये हो गया 0 0। तो एक्सऑर क्या करता है, अगर दोनों इनपुट सेम रहे मतलब 0 0 1 1, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट होता है वो 0 होता है। और अगर दोनों इनपुट जो है वो डिफरेंट रहे मतलब 0 1 या फिर 1 0, उस केस में वो हमें आउटपुट देता है 1। बी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और उसके हिसाब से मुझे ए को कन्वर्ट करना है। मतलब अगर द और गेट आउटपुट कनेक्ट टू XOR इन विच वन इनपुट इज 1, मतलब जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब इस केस में मैं बी को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मैंने बी को 1 करके रखा है
तो उस केस में मेरा जो XOR है गिव्स मी कॉम्प्लीमेंट ऑफ OR गेट, मतलब इसका जो भी आउटपुट आएगा वो उसे कॉम्प्लीमेंट करके देगा। मतलब अगर 0 रहा तो वो 1 करके देगा, अगर 1 रहा तो 0 करके देगा। ट्रुथ टेबल से देखते हैं कि अगर मेरा पहला एक इनपुट जो कि मेरा B है, अगर वो 1 रहा, मतलब ये देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो उस केस में मेरा जो OR गेट का आउटपुट है, मतलब OR गेट का आउटपुट मतलब मेरा दूसरा इनपुट हो गया। इस केस में OR गेट का आउटपुट मेरा दूसरा इनपुट है XOR के लिए, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट करके दे देगा। मतलब ये हो गया मेरे 1 1, उसके लिए मेरा जो OR गेट का आउटपुट था समझ लो कि 0 हुआ, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो 1 कर दे करके देगा, और अगर उस केस में मेरा आउटपुट 1 रहा तो वो उसे 0 करके दे देगा। ठीक है। और अगर जो मेरा B है वो 0 रहा तो उस केस में वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो दो कंडीशन है जिसमें मेरा B जो है वो 0 है, उस केस में मेरा जो A है वो वैसे के वैसे यहाँ पे दे देगा। सो ये 0 वैसे के वैसे इसने फॉरवर्ड कर दिया, ये जो मेरा 1 था उसने ऐसे कैसे इसे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये यूज़ होता है यहाँ पे XOR गेट का। उसके बाद XOR का आउटपुट जाता है फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है, जो कि एक सिक्वेंशियल सर्किट है जिसका आउटपुट प्रोवाइड करते हैं फिर मक्स को। मतलब समझ लो कि जो मेरा माइक्रोसेल होता है उसमें होता है XOR का अलग फंक्शन है। माइक्रोसेल बेसिकली स्टार्ट होता है फ्लिप फ्लॉप, मक्स और बफर से। तो ये जो मेरा XOR का आउटपुट है, सो यहाँ पे मैं मक्स से सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे XOR का जो आउटपुट है वो डायरेक्ट वाला चाहिए या जो फ्लिप फ्लॉप वाला है वो चाहिए, जो कि मैं एक सिलेक्ट लाइन के थ्रू ये जो सिलेक्ट लाइन है उसके थ्रू कंट्रोल करूँगा। मतलब इसका मुझे डायरेक्ट यहाँ से आउटपुट चाहिए क्या इसके थ्रू आउटपुट चाहिए, ये मैं मक्स से इसके थ्रू डिसाइड करूँगा। उसका आउटपुट जाएगा बफर को। सो ये हो गया मेरा माइक्रोसेल का डायग्राम। सो उसके बाद आते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ CPLD। सो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आप जस्ट पढ़ लो और इसका फ़ोटो निकाल लो तब भी ये बहुत हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ CPLD, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो रट्टा मारने जैसी है। एप्लीकेशन ऑफ CPLD हो गया, फीचर्स ऑफ CPLD, ठीक है। उसके बाद मतलब पॉज करो और फोटोज़ निकाल लो यहाँ पे। ओके। सो उसके बाद आ गया अपना FPGA। सो पहले अपना PROM, उसके बाद PLA, उसके बाद PAL, उसके बाद हो गया CPLD, और उसके बाद आ गया FPGA। तो बेसिकली जो अपनी CPLD की नीड थी वही FPGA की भी है, लेकिन लार्ज स्केल में। मतलब पहले SPLD से काम नहीं बन रहा था इसलिए CPLD डेवलप किया, तो अभी CPLD से काम नहीं बन रहा है, हमें और बड़े सर्किटरी चाहिए तो FPGA कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, ठीक है। In the year 1980, large-scale integration technology has been developed the digital integrated system designs. In 1980 में क्या होने लग गया कि जो मेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी थी वो डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम डिज़ाइंस को, मतलब बहुत बड़े बड़े सर्किटरी को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर्स। So, however, in order to connect the large integrated circuit, global control signals and data signals from one subsystem to another subsystem is needed. So, इतने बड़े सर्किटरी को कंट्रोल करने के लिए जो मेरा CPLD था वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। So, एक CPLD, उसके साइड में और दूसरा CPLD, और उनके बीच में कुछ ग्लोबल कनेक्शन बन जाए, उसका एक टाइप ऑफ नीड जनरेट हुआ। To solve this problem, the custom integrated circuit system has been used to replace the large amount of interconnects. So उसके टाइम पे उन्होंने एक कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम को डिज़ाइन किया कि ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरकनेक्ट्स है कि उससे कैसे बचा जाए। So the custom integrated system has also some disadvantages such as high cost and high time delay. तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो मेरा कस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम था वो बेसिकली ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था और उसका जो टाइम डिले था वो भी बढ़ गया था। सो इन FPGA is a promising devices in which the entire system can be implemented on a single chip and further gives the flexibility or reprogrammability of the system designer. सो ये थी बेसिकली FPGA की रिक्वायरमेंट कि FPGA यूज़ क्यों हुआ। सो FPGA ने बेसिकली इस केस में प्रॉमिसिंग डिवाइस तैयार किए जो कि एंटायर सिस्टम को मतलब ये जो मेरा ग्लोबल कंट्रोल सिग्नल था
उससे वैनिश कर दिया, और जो मेरा एंटायर सिस्टम है वो एक ही चिप में उसने कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये एक अलग टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई थी एफपीजीए की, जिसने बेसिकली क्या किया कि ये जो सीपीएलडी थे वो पूरे के तरीके से काम नहीं कर रहे थे, उनमें ग्लोबल रेट कंट्रोल लग रहा था। तो उसका जो प्रॉब्लम था एफपीजीए ने ओवरकम कर दिया, और जो मेरा ग्लोबल सिग्नल वो सारी की सारी चीज़ें उसने एक ही चिप में कन्वर्ट कर दी। सो ये था मेरा बेसिकली नीड ऑफ एफपीजीए। सो बेसिक एफपीजीए आर्किटेक्चर, एफपीजीए आर्किटेक्चर कंटेंस इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स जो कि यूज़र से इनपुट आउटपुट दे सके, सीएलबी ब्लॉक मतलब अपने लॉजिक ब्लॉक्स, और तीसरा है राउटिंग चैनल। सो ये बेसिकली इंटरकनेक्शन का काम करता है राउटिंग चैनल। सो लॉजिक ब्लॉक हैज़ अ लुकअप टेबल वेयर द सिक्वेंशियल सर्किट इज इम्प्लीमेंटेड। तो हर लॉजिक ब्लॉक में एक लुकअप टेबल होता है। सो देखो ये स्ट्रक्चर, उसके अंदर है लॉजिक ब्लॉक। हर लॉजिक ब्लॉक ये जो स्क्वायर है इसके अंदर होता है एक लुकअप टेबल। मतलब ये बेसिकली लॉजिक ब्लॉक का टाइप है लुकअप टेबल। अलग अलग टाइप ऑफ लॉजिक ब्लॉक होते हैं। सो इसमें बेसिकली मोस्ट यूजेबल लुकअप टेबल होता है वेयर द सिक्वेंशियल सर्किट इज इम्प्लीमेंटेड। इसके अंदर एक सिक्वेंशियल सर्किट इम्प्लीमेंटेड होता है। तो ज़्यादा डीप में यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना समझ लो कि एक लॉजिक ब्लॉक के टाइप है लुकअप टेबल जिसके अंदर एक सिक्वेंशियल सर्किट है। ओके, सो एफपीजीए इज यूज टू इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट्स हैविंग मोर देन 1000 गेट। मतलब मेरा जो भी एफपीजीए है, ओके, सो वो एक लॉजिक सर्किट है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इक्विवेलेंट गेट है, मतलब सेम काइंड ऑफ गेट्स बहुत ज़्यादा बार रिपीटेडली है। सो द लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डिवाइस। सो इसमें क्या क्या होता है कि एज कम्पेयर टू सीपीएलडी इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो इंटरकनेक्शन वगैरह हमें जो रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही थी ये इसमें फुलफिल हो रही है। सो जो ओवरऑल साइज है वो स्मॉल है, लेकिन एज कम्पेयर टू सीपीएलडी इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, एंड मोर कॉम्प्लेक्स डिवाइस मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें छोटी जगह पे प्लेस कर रहा हूँ, तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज कम्पेयर टू सीपीएलडी। उसके बाद प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्शन। तो इट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन सीएलबी, मतलब ये जो मेरे सीएलबी है उसके अंदर का ये जो कनेक्शन है, मतलब मेरे जो राउटिंग चैनल्स है। सो इसके बारे में देखते हैं अभी। द इंटरकनेक्शन राउटिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ वायर सेगमेंट्स एंड प्रोग्रामेबल स्विचेस दैट कनेक्ट डिफरेंट लॉजिक ब्लॉक। मतलब समझ लो कि ये मेरा सीएलबी है, मतलब ये जो मेरे लॉजिक ब्लॉक्स है इनके आसपास से ये पिन जाती है, और इनका जो क्रॉस होता है ना वहाँ पे एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसे हम स्विचिंग मैट्रिक्स करके बोलते हैं। सो इसमें है ना कि इसका आउटपुट कहाँ पे जाएगा, इसका आउटपुट कहाँ पे जाएगा, ये कोई डिसाइडेड नहीं होता है। मीन्स ये यहाँ पे इस टाइम में भेज रहा है और नेक्स्ट टाइम पे यहाँ से यहाँ पे भेज सकता है अगर मैंने वैसा प्रोग्राम उसे प्रोवाइड कर दिया तो। सो इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मतलब मेरा जो हर कनेक्शन है वो प्रोग्रामेबल होता है इन एफपीजीए बेसिकली। उसके बाद है एफपीजीए के फीचर्स, इसका भी फोटोज निकाल लो, एंड एफपीजीए के एप्लीकेशंस। थैंक यू गाइज।